नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा के लिए सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान के बारे में, जिसमें शेखावाटी मिशन 100 2024 इसमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं प्रश्नों को आज हम सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें आज हमारे पहला पार्ट है द्विध्रुवीयता का अंत। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आज का पहला पार्ट, दो ध्रुवीयता का अंत या द्विध्रुवीयता का अंत। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके तुरंत बाद विश्व जो है वो दो गुटों में बंट गया था। पहला गुट जो था वो पूंजीवादी था, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। दूसरा गुट साम्यवादी था, जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। उससे से रिलेटेड ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रूस में हुई 1917 की बोल्शेविक क्रांति या समाजवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। लेनिन को मार्क्स की योजना का कार्य रूप देने वाला भी माना जाता है, क्योंकि मार्क्स का विचार था साम्यवादी शासन का, और उसको यथार्थ रूप में व्लादिमीर लेनिन ने रूस में अपना के दिखाया था। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। अगला है सोवियत प्रणाली, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, यानी उत्तर 3 जो है इसमें सही हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इसकी धुरी मानी जाती है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसको स्वीकार किया गया था? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य, सोवियत संघ के विघटन के बाद में रूस को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है पांचवा, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ? जब सोवियत संघ का विभाजन हो गया तो सोवियत संघ से बिखर करके कितने नए देशों का उद्भव हुआ? तो उसमें 15 नए देश जो हैं वो आए थे। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा 3, यानी कि 15 देश जो हैं वो इसमें थे। अगला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो इसमें देखो, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद की प्रभावी विचारधारा थी, तो निश्चित रूप से प्रभावी विचारधारा थी। अगला है, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व या नियंत्रण होना, यानी जितने भी संसाधन थे उत्पादन के, उन पे सब पे राज्य का नियंत्रण था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समाजवादी राज्य में राज्य का ही नियंत्रण होता है। तीसरा है, जनता को आर्थिक आज़ादी। ये इसमें गलत हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जनता को आर्थिक आज़ादी, क्योंकि सोवियत संघ में जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा, जनता को आर्थिक आज़ादी वाला, क्योंकि आर्थिक आज़ादी नहीं थी। चौथा है, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो बिल्कुल निश्चित रूप से राज्य करता था, क्योंकि समाजवादी शासन में राज्य ही अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, वही उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है, नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। मिखाइल गार्बाचोव ने जो नई नीति अपनाई थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, उसके बाद में उन्होंने रूस का जब वापस पुनर्निर्माण करना शुरू किया तो उसे शॉक थेरेपी नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, सोवियत गुट से सबसे पहले अलग कौन सा देश हुआ था? तो अल्बानिया सोवियत गुट से सबसे पहले अलग देश हुआ था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? यानी ऐसा राष्ट्रपति जिसका निर्वाचन हुआ था, यानी चुनाव से जो राष्ट्रपति बना था वो राष्ट्रपति था येल्त्सिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है बर्लिन की दीवार का पतन, दूसरा ऑप्शन दिया है रूस की क्रांति, तीसरा है सोवियत संघ का विघटन, और चौथा है अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। तो हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है वो रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा इसमें, रूसी क्रांति जो है ये सबसे पहले हुई थी। इसके बाद में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप किया गया था, तो इसके बाद में डी आ जाएगा। सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद में डी आएगा, उसके बाद में बर्लिन की दीवार का पतन हुआ था, और उसके बाद में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, डी, सी और ए। तो यहाँ पे है बी, डी, सी, ए, यानी उत्तर 3 जो है वो एकदम सही इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? यानी सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो उसका निम्न में से परिणाम क्या नहीं निकला था?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हो गया था, तो बिल्कुल सही है। स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रकुल का जन्म, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट 1991, इसमें सोवियत संघ के 15 में से 11 गणराज्य शामिल हुए थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव आया था, तो यह भी बिल्कुल सही बात है, यानी इसमें चौथा उत्तर जो है मध्य पूर्व में संकट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इस बार आपके पैटर्न में थोड़ा चेंज किया गया, इस बार छोटे प्रश्न ज़्यादा आएंगे। अगला प्रश्न देखिए जो एक लाइन है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार जो है वो पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच में एक विभाजन का प्रतीक है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी भी थी। आदि जर्मनी जो है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जो है, ये दोनों के दोनों ही, आदि जर्मनी साम्यवाद के पक्ष में थी जिसपे रूस अपना कब्जा जता रहा था, और पूर्वी जर्मनी जो है वो पूंजीवाद यानी अमेरिका के नियंत्रण में थी। बर्लिन की दीवार का निर्माण, बर्लिन की दीवार कब और किसके द्वारा गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार जो है वो 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा गिराई गई थी। तीसरा प्रश्न है, बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है? तो बर्लिन की दीवार का गिरना और जर्मनी का एकीकरण जो है वो साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, कि बर्लिन की दीवार का गिरना और साम्यवादी ढांचे का धीरे धीरे गिरना एक साथ हुआ था, तो साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत के रूप में बर्लिन की दीवार का गिरना देखा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? तो बाल्टिक गणराज्य में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 राज्य आते हैं। पांचवा प्रश्न है, साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या था? तो साम्यवादी गुट के टूटते ही सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि पहले जो दुनिया 2 भागों में विभाजित थी, पूंजीवाद और साम्यवादी गुटों में, या 2 ध्रुव में विभाजित थी, अब एक ध्रुव नष्ट हो गया था, तो पूरी दुनिया क्या होगी? एक ध्रुव विश्व व्यवस्था का उदय हो चुका था। तो सही उत्तर हो जाएगा एक ध्रुव विश्व व्यवस्था का उदय। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया था? तो समाजवादी सोवियत गणराज्य जो है वो रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद आया था। इसमें विद्यार्थियों 1917 की जो समाजवादी क्रांति है इसको हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। यह 1917 में हुई थी और लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। इससे पहले मेंशेविक क्रांति भी फरवरी 1917 में हुई थी। सोवियत संघ के नेतृत्व में पूरी यूरोप के देशों के साथ में बनाए गए सैन्य गठबंधन का नाम क्या था? वार्सा पैक्ट। तो विद्यार्थियों वार्सा पैक्ट जो है वो सोवियत संघ के नेतृत्व में बनाया गया था, और ये वस्तुतः देखा जाए तो नाटो के खिलाफ था। नाटो सैन्य संगठन था, ये पूंजीवादी देशों का था, और इसके खिलाफ 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा। 8वां प्रश्न है, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति की देन है? यानी पूंजीवाद या अमेरिका के साथ में शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए सबसे पहले जो पहल की थी सोवियत संघ के राष्ट्रपति, उनका नाम है निकिता ख्रुश्चेव। 9वां प्रश्न है, मिखाइल गार्बाचोव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन 2 नीतियों को अपनाया था? तो मिखाइल गार्बाचोव ने 2 नीतियां अपनाई थी, ये दोनों ही नाम रशियन भाषा में है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। इनका अर्थ होता है खुलापन और पुनर्रचना। खुलापन का मतलब है कि अब प्रेस को यह अधिकार दे दिया गया था, या समाचार पत्र मीडिया के अधिकार दे दिया गया था कि वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के निर्णयों पर खुल करके बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। और पेरेस्ट्रोइका का मतलब था कि अब रूस जो है वो अपनी पुनर्रचना करेगा, यानी उदारवादी शासन को अपनाएगा और निजी उद्योग धंधों को या निजी हाथों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विधिवत रूप से विघटन हो चुका था। सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गार्बाचोव थे, वह सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 85 से लेकर 91 तक रहा था। किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है? देखिए विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के अंदर 3 दुनिया मानी जाती है, जिसमें जो पूंजीवादी देश हैं, पूंजीवादी देशों को प्रथम दुनिया कहा गया। साम्यवादी खेमे के जो देश थे उनको दूसरी दुनिया कहा गया, और अफ्रीका और एशिया के जो उपनिवेश देश थे इन सबको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार की दुनिया कही जाती है। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में व्लादिमीर लेनिन ने, जो कार्ल मार्क्स का सपना था कि सभी लोग एक जैसे हों, सबके अंदर समाजवाद की व्यवस्था हो,
जिसको जितनी आवश्यकता हो उसको उतना मिले और जिसकी जितनी क्षमता हो वो उतना कार्य कर सके, ऐसी समतामूलक व्यवस्था जो है, जिसको समाजवाद या साम्यवाद कहा जाता है, इसकी स्थापना के लेकर के लिए 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ रूस में क्रांति की थी। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गार्बाचोव के सुधारों का विरोध किसने किया था? तो किसने का मतलब है कि गार्बाचोव, वैसे रूस के अंदर एक ही पार्टी थी, तो उन्हीं की पार्टी के लोग जो हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो हैं, या उनकी खुद की पार्टी के नेताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? यानी रूस के चुनाव हुए उनमें सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे येल्त्सिन। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगला प्रश्न है, हाँ, अचानक से यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसको शॉक कहते हैं, यानी झटका देकर के। तो शॉक थेरेपी इस तरह की अपनाई गई थी कि तुरंत से क्रमिक विकास नहीं कर करके आमूलचूल परिवर्तन कर दिया एकदम से, उसको ही शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? तो चेचन्या और दागिस्तान ऐसे दो राज्य थे जिनके अंदर हिंसक आंदोलन हुए। तो चेचन्या, वहां पे आतंकवादी संगठन बहुत ज्यादा सक्रिय भी है। 19वां प्रश्न है, सोवियत संघ के गणराज्यों में सर्वप्रथम राष्ट्रीयता और संप्रभुता को उभार किस गणराज्य में या किन गणराज्यों में हुआ था? तो राष्ट्रीयता का उभार सबसे पहले रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्यों में हुआ था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम बताइए। यानी सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके क्या परिणाम निकले थे? तो हमें पता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उसका सबसे पहला परिणाम तो ये निकला कि शीत युद्ध की समाप्ति होगी। दूसरा परिणाम ये निकला कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो गया। अभी तक दुनिया में दो ध्रुव थे, पहला पूंजीवादी जो अमेरिका के नेतृत्व में था, दूसरा साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है वो एक ही गुट बचा जिसे हम पूंजीवादी गुट कहते हैं, या जो अमेरिका के नेतृत्व में था। तो अभी वर्तमान में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो गई थी। अगला प्रश्न है, पूर्वी सोवियत संघ के स्वतंत्र हुए किन राष्ट्रों ने नए संगठन का निर्माण किया? तो जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे उन्होंने एक नए राष्ट्रकुल का निर्माण किया था जिसका नाम था CIS, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूट गया? तो चेकोस्लोवाकिया का जब विभाजन हुआ तो वो दो भागों में बट गया था, पहला था चेक गणराज्य और दूसरा हो गया स्लोवाकिया। अगला प्रश्न है, 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने से बने दो राष्ट्रों के नाम लिखिए। जब यूगोस्लाविया टूटा, जैसे चेकोस्लोवाकिया टूटा था वैसे यूगोस्लाविया टूटा था, तो यूगोस्लाविया के टूटने से जो दो नए राज्य बने थे उसका नाम था बोस्निया और हर्जेगोविना। अगला है, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव जो थे उन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण को तेज बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जो है वो लेनिन के उत्तराधिकारी भी थे और इन्होंने सबसे पहले सामूहिक खेती, यानी कि सारे खेत जो है वो व्यक्तिगत न होकर के पूरे राज्य की संपत्ति थे और उस पर एक साथ खेती की जाती थी, जिसको सामूहिक खेती के लिए उन्होंने समूहीकरण कर दिया था। तो वो थे जोसेफ स्टालिन। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? ये प्रश्न पहले एबे सदर में भी आ गया है, तो आप निश्चित रूप से मान सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। क्यों खड़ी की गई थी? पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच में विभाजन का ये प्रतीक थी, और जब इसको गिराया गया था तो वो साम्यवाद के टूटने का प्रतीक या सोवियत संघ गणराज्य के विघटन का प्रतीक भी मानी गई। शॉक थेरेपी के दो परिणाम बताइए। शॉक थेरेपी यानी क्रमिक विकास नहीं करके तुरंत जो विकास किया जाता है, आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है एकदम से ही, अचानक से, उसको शॉक थेरेपी कहते हैं, जो रूस ने अपनाई थी। इससे दो परिणाम निकले। पहला ये निकला कि रूस में जो पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा था वो सारा का सारा चरमरा गया। दूसरा कि वहां पे जो सामूहिक खेती थी, यानी खेत जो व्यक्तिगत नहीं थे जिसपे पूरे राज्य एक साथ खेती करते थे, वो समाप्त होगी। अब लोगों को खाद्यान्न की कमी उत्पन्न होगी, क्योंकि पहले सारे के सारे सामूहिक खेत थे तो सबकी सार्वजनिक संपत्ति थी। अब उनको व्यक्तिगत कर दिया गया, तो जो लोग काम नहीं करते थे वो मारे गए और अचानक से खाद्यान्न की कमी वहां पे उत्पन्न हो गई। अगला प्रश्न है, तो ये दो बड़े परिणाम निकले थे शॉक थेरेपी के। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के
विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए कितने देश राष्ट्रकुल में शामिल हुए? तो सोवियत संघ से 15 देश अलग हुए थे। उन 15 देशों में से 11 देश इस संगठन में शामिल हुए। 29वां प्रश्न है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। यह सोवियत संघ किस वर्ष कितने राष्ट्रों को मिलाकर बनाया गया था? 1922 में 15 राज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। 30वां प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन का नाम क्या है? 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने एक सैनिक संगठन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामूहिक सुरक्षा की भावना या सामूहिक सुरक्षा का एक नियम लागू होता है, जिसके तहत 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों ने सामूहिक सुरक्षा के नाम पे एक संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो। और उसके विरोध के लिए जो साम्यवादी गुट थे या सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुटों ने, समाजवादी गुटों ने क्या किया, एक नया गठबंधन बनाया, सैनिक गठबंधन, जिसका नाम था वारसा। ये बना था 1955 में। लेकिन 1989 में गार्बचोव ने घोषणा की कि वारसा के देश अपना भविष्य खुद सुनिश्चित करेंगे। इसका सीधा तात्पर्य ये था कि अब वारसा का अस्तित्व रहने वाला नहीं है और 1 जुलाई 1991 को इसे विधिवत रूप से समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था? तो ये निश्चित रूप से हमें पता है कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी का ही उस पर दबदबा था। अगला प्रश्न है, 1985 में सोवियत रूस में सुधारों की शुरुआत किसने की थी? सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत का श्रेय जो है मिखाइल गार्बचोव को जाता है और इनकी वजह से ही इनकी जो 2 नीतियां थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, यानी खुलापन और आर्थिक पुनर्निर्माण की जो नीतियां थी, जिनसे सुधार तो हुए लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो गया। किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? ये वही प्रश्न तीसरी बार रिपीट हुआ है। बर्लिन की दीवार जो थी, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का गिरना जो है वो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था और शीत युद्ध के साथ ही ये साम्यवादी खेमे के अंत का भी प्रतीक माना जाती थी। अगला प्रश्न है, सोवियत रूस में मेंशेविक क्रांति कब हुई? तो मेंशेविक क्रांति 1917 में हुई थी। ये प्रश्न पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2 क्रांति आपको याद रखनी है। जो लेनिन के नेतृत्व में 1917 में, नवंबर 1917 में अक्टूबर नवंबर के बीच में जब वो क्रांति हुई थी, उसको हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, और फरवरी 1917 में हुई थी उसको हम मेंशेविक क्रांति कहते हैं। तो इसका एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मेंशेविक क्रांति के विरोध में लेनिन ने कौन सी क्रांति की थी? तो उसका नाम बोल्शेविक क्रांति है। अगला प्रश्न है, सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 25 अक्टूबर 1917 को सोवियत गणराज्य में समाजवादी क्रांति हुई। ये पूंजीवाद के विरोध में थी। अगला प्रश्न है, सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या है? तो सोवियत संघ में जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो उसका नारा था रोटी, भूमि और शांति। अब दोस्तों, इसमें कुछ निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में जैसे पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे? तो हम सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारणों में यदि हम चर्चा करें तो जैसे पहला है, इसको आप हाईलाइट करके अपन देख सकते हैं कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। यानी कि सोवियत संघ के विघटन का सबसे पहला कारण क्या था कि वहां पे जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थान थे वो अंदर से कमजोर हो गए थे। उनकी अर्थव्यवस्था है वो गतिरुद्ध हो गई थी, इसलिए वहां पे संस्थाएं कमजोर हो गई। वो लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाई, और जब लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो लोग अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखते हैं और उसके धीरे धीरे खिलाफ होने लग जाते हैं। तो यही सोवियत संघ के अंदर हुआ। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था कि परमाणु व सैन्य सामान पर अत्यधिक व्यय। तो रूस ने जब पूंजीवाद के साथ उनका बैर चल रहा था या मानसिक तनाव चल रहा था जिसको शीत युद्ध कहा गया, उस दौरान उन्होंने परमाणु और सैन्य सामान पे इतना अधिक खर्च कर दिया कि उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। यही हालत वर्तमान में, जैसे पाकिस्तान को हम देखें तो भारत से विरोध के चलते वो परमाणु पे और सैन्य सामान पे तो खर्च करते रहते हैं, युद्ध सामग्री पे खर्च करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों को एक अच्छा उत्तम जीवन वो नहीं दे पाते हैं। अगला है कि लोगों को पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन की पहचान होना। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि अमेरिका तो आगे बढ़ता जा रहा है और सोवियत संघ पीछे हटता जा रहा है। तो ये भी सोवियत संघ के विघटन का बहुत बड़ा कारण बना था कि लोगों को पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ जो है वो काफ़ी पिछड़ा नजर आने लगा था। अगला हम देखें तो वहाँ पे
प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्धता आ गई थी। प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्धता इसलिए आ गई थी कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वो प्रशासन का सर्वे सर्वा थी और वो जवाब देती नहीं। यदि कोई सरकार यदि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उसका जनाधार खिसकता चला जाएगा। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे जो गार्बचोव थे, मिखाइल गार्बचोव, जिन्होंने ग्लासनोस्त की नीति अपनाई थी, पेरेस्ट्रोइका की नीति अपनाई थी, तो उनका धीरे धीरे समर्थन खत्म हो गया। इसलिए भी वो सोवियत संघ के विघटन का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। और सबसे बड़ा कारण क्या था कि वहाँ पे राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी वो उमड़ रही थी। जिस प्रकार 1947 से पहले भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं के चलते हमने बहुत सारे आंदोलन किए थे, उसी प्रकार जैसे राष्ट्रवादी भावनाएं रूस में हुई, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक गणराज्य, उनमें राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भाव आए, तो उस वजह से तात्कालिक कारण ये भी एक सिद्ध होता है कि उससे सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला प्रश्न है, यदि आप निबंधात्मक प्रश्नों में केवल पॉइंट पॉइंट याद करके जाओगे तो भी मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से ये कर सकते हो, क्योंकि यदि आपको पॉइंट याद है और आपने बहुत अच्छे से पाठ पढ़ा है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। जैसे अगला प्रश्न है कि यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, ये आपका एक, इसको हम एटीट्यूड वाले प्रश्न भी कह सकते हैं, ये आपकी थॉट जानना चाहता है कि यदि मान लीजिए 1991 में हो गया लेकिन यदि नहीं होता तो एक ध्रुवीय विश्व में कौन कौन से आर्थिक विकास नहीं होते, जो हम वर्तमान में विकास देख रहे हैं उनमें से कौन से आर्थिक विकास नहीं होते। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण नहीं होता, और यदि वैश्वीकरण नहीं होता तो हम देखते हैं कि अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वर्चस्व स्थापित है अमेरिका का, वो भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में बाकी देश उदारीकरण अपनाने को मजबूर नहीं होते। तो इन देशों में क्या होता कि व्यापार नियंत्रित कोटा प्रणाली चलती या लाइसेंस नीति चलती, तो मुक्त व्यापार की व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती या वैश्वीकरण नहीं होता। इसी की तरह जैसे मान लीजिए वर्तमान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व है, तो यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो शायद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व भी नहीं होता। इसी तरह की पूर्वी यूरोप के जो साम्यवादी देश हैं, जो शॉक थेरेपी से गुजरे थे, यदि मान लीजिए विघटन नहीं होता तो वो शॉक थेरेपी के से नहीं गुजरते। तीसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के भारत पे क्या प्रभाव पड़े। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, क्योंकि रूस जो है वो भारत का बहुत अच्छा मित्र रहा हुआ है। तो यदि मान लीजिए विघटन नहीं होता तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ता, तो भारत पे सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ता कि रूस जो है वो भारत का बहुत महान मित्र था, तो भारत के आर्थिक विकास में उसने सहयोग किया था। तो इसके चलते क्या है कि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहता, और भारत की कूटनीति जो है वो आज थोड़ी सी अलग होती। अगला, जैसे भारत जैसे देश में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अनिवार्य रूप से शक्तिशाली मानते हैं। अगला जैसे है कि सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया। यदि मान लीजिए कि सोवियत संघ समाप्त नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय तनाव जो है उसमें कमी नहीं आती, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बना रहता। अगला इसमें जैसे अपन देखें तो सोवियत संघ के पतन के बाद दो ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई। यदि मान लीजिए सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो दो ध्रुवीय व्यवस्था भी समाप्त नहीं होती, और सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत अमेरिका के साथ रिश्ते जो बने हैं वो काफ़ी मजबूत बने हैं। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन जो है वो हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के भारत पे ये प्रभाव पड़े। यदि विघटन नहीं होता तो भी बहुत सारे प्रभाव, क्या क्या प्रभाव रह सकते थे। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें हम ये देख सकते हैं, चौथा प्रश्न दे रखा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को विदेश नीति बदलनी चाहिए, तो निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति बदली भी है। इसमें जॉन फॉस्टर डलेस का एक कोटेशन दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई स्थायी मित्र है और न ही कोई स्थायी शत्रु, एक राष्ट्र के लिए उसके हित ही स्थायी होते हैं। मॉर्गन थो जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और इंटरनेशनल राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारा ना ही तो कोई स्थायी मित्र होता है और ना ही कोई स्थायी शत्रु होता है, हमारे हित ही हमारे शत्रु और मित्र बनाते हैं। तो भारत को अमेरिकी वर्चस्व से निपटा कैसे जाए और दोस्ती कैसे की जाए, इसके लिए देखो दो तीन चीज़ें बताई गई कि अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। तो वर्तमान में भारत जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैन्य शक्ति के रूप में है, उनको भारत जो वाशिंगटन से दूरी बनानी चाहिए, कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं, और अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि भारत को फ़ायदा उठाना चाहिए अमेरिका का और अमेरिका के विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत को एक विकासशील देशों का गठबंधन बनाना चाहिए, जैसे मतलब गुटनिरपेक्ष जो है नाम जो संगठन है उसको ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन
अमेरिका से निपटने की दो तरह की नीति से सहारा लिया जाता है। जैसे पहली है बैड वैगन नीति, जैसी चले बाहर पीठ तैसी कीजिए, यानी जैसा चल रहा है उसके साथ वैसे ही हो जाओ। ये थ्योरी जो है ब्रेंड वैगन थ्योरी, ये रैंडन क्लेवर ने दी। अगली है कि बेवजह क्रोध से बचना या छुपाले की नीति। इसको हमारे पॉलिटिक्स के बहुत बड़े विद्वान, जिनको हम चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं, उन्होंने भी इनको कहा है कि जो 6 नीतियां होती है उनमें से एक प्रमुख नीति होती है संधि, यान, विग्रह, आसन। तो आसन का मतलब होता है तटस्थ हो जाना। तो ये तटस्थ होने की नीति, जिसको आसन कह सकते हैं, छुपाले की नीति कह सकते हैं, यानी ताकतवर देश से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। अगला है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो ये बहुत इजी प्रश्न है, आपको पता ही है कि 3 परिणाम पड़े। सबसे पहला परिणाम ये हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति होगी और एक नई शांति का जन्म हो गया। विश्व राजनीति में शक्ति के संबंध बदल गए थे। पहले शक्ति संबंध जो दो ध्रुवों के बीच में डोलते रहते थे, अब उनमें थोड़ा सा स्थायित्व आ गया था। और तीसरा जो था वो कि सोवियत खेमे का अंत जो हो, उससे नए देशों का उदय हुआ था। तो इस प्रकार ये पाठ पूरा हो गया आपके, और अगले वीडियो में हम अगला पाठ करेंगे। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस बार राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को सोचना चाहिए कि इस बार पहली बार शायद मैं देख रहा हूँ बोर्ड परीक्षाओं में कि इन्होंने ब्लूप्रिंट में दिखाया है कि शायद आपके नक्शे भी आएंगे। तो ये चैप्टर होने के बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट जो स्थान है उनके नक्शे भी करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी वीडियो और आगे भी चैप्टर वाइज वीडियो डालते रहेंगे, और बहुत कम दिनों में आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हो यदि आप इनको 2 बार रिवीजन कर लोगे या 3 बार रिवीजन कर लोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।